एपिसोड 17 में उसे आधी गिन्नी थमा ही रहा था कि तभी खिड़की से कुछ टकराता हुआ उछल कर आया और मिस्टर बिल्डर का चेहरा आश्चर्य से दोगुना लंबा हो गया। भगवान भला करे, उसने कहा। अगर ये बूढ़ा बरसीकर खुद ही वापस नहीं आ गया तो। वह दरवाजे की ओर गया और उसे खोल दिया, जो मुझे बिल्कुल अनावश्यक लगा। मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि कोई जंगली जानवर तभी अच्छा लगता है जब हमारे और उसके बीच कोई मजबूत बाधा हो। एक व्यक्तिगत अनुभव ने इस विचार को कम नहीं बल्कि और पक्का किया है। लेकिन आदत की बात ही कुछ और होती है। न तो बिल्डर और न ही उसकी पत्नी ने भेड़िए को मुझसे ज्यादा किसी कुत्ते से अलग समझा। स्वयं वह जानवर भी उतना ही शांत और आज्ञाकारी था जितना चित्रों में दिखाया जाने वाला वह प्रसिद्ध भेड़िया, जो लाल टोपी वाली लड़की का कभी का मित्र बनकर उसका विश्वास जीत लेता है। पूरा दृश्य हास्य और करुणा का अवर्णनीय मिश्रण था। वो दुष्ट भेड़िया जिसने आधे दिन तक लंदन को आतंकित रखा और शहर के बच्चों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था, वहां किसी पश्चातापी भाव में खड़ा था और उसका स्वागत ऐसे किया जा रहा था मानो कोई लोमड़ी जैसा उच्छृंखल पुत्र घर लौट आया हो। बूढ़े बिल्डर ने बड़े स्नेह और चिंता से उसकी पूरी जांच की और जब अपने पश्चातापी मित्र को देख लिया तो बोला, देखा, मुझे पता था कि बेचारा किसी न किसी मुसीबत में फंसेगा। क्या मैंने पहले से नहीं कहा था? इसका सिर पूरा कटा हुआ है और कांच के टुकड़ों से भरा है। ये किसी दीवार पर चढ़ा होगा जिसके ऊपर टूटे बोतलें जड़ी थी। ये तो शर्म की बात है कि लोगों को अपनी दीवारों पर टूटी बोतलें लगाने की इजाजत है। यही नतीजा होता है। चलो बरसीकर, उसने भेड़िए को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और उसे इतना मांस दिया कि कम से कम मात्रा के हिसाब से वो मोटे बछड़े की शर्त पूरी करता था। और फिर रिपोर्ट करने चला गया। मैं भी चला आया ताकि आज चिड़ियाघर की इस अजीब घटना के बारे में मिली एकमात्र विशेष सूचना की रिपोर्ट कर सकूं। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी। 17 सितंबर। रात के भोजन के बाद मैं अपने अध्ययन कक्ष में अपने लेखे दुरुस्त कर रहा था, जो अन्य कार्यों की व्यस्तता और लूसी से मिलने के कारण काफी पिछड़ गए थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरा रोगी भीतर घुस आया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि किसी रोगी का अपनी मर्जी से अधीक्षक के कक्ष में आ जाना लगभग असंभव सी बात है। बिना किसी चेतावनी के वो सीधा मेरी ओर लपका। उसके हाथ में खाने की मेज का चाकू था और जब मैंने देखा कि वो खतरनाक है तो मैंने मेज को हमारे बीच रखने की कोशिश की, पर वो मुझसे तेज और अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले कि मैं संतुलन बना पाता, उसने मुझ पर वार किया और मेरी बाई कलाई को काफी बुरी तरह काट दिया। इससे पहले कि वह दोबारा वार करता, मैंने अपना दाहिना हाथ चलाया और वो फर्श पर पीठ के बल गिर पड़ा। मेरी कलाई से तेजी से खून बहने लगा और थोड़ा सा तालाब कालीन पर फैल गया। मैंने देखा कि वो आगे हमला करने के इरादे में नहीं है, इसलिए मैं अपनी कलाई बांधने में लग गया, पर साथ ही उस गिरे हुए शरीर पर चौकनी निगाह रखी। जब परिचारक दौड़ते हुए आए और हमने उसकी ओर ध्यान दिया तो उसका व्यवहार मुझे सचमुच घृणित लगा। वो फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ था और कुत्ते की तरह मेरी घायल कलाई से गिरे खून को चाट रहा था। उसे आसानी से काबू में कर लिया गया और मेरे आश्चर्य से वो परिचारकों के साथ शांतिपूर्वक चला गया। बस बार बार दोहराता रहा, खून ही जीवन है, खून ही जीवन है। इस समय मैं खून खोने की स्थिति में नहीं हूं। हाल के दिनों में अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत अधिक खून खो चुका हूं और लूसी की बीमारी तथा उसके भयानक चरणों का लंबा तनाव मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। मैं अत्यधिक उत्तेजित और थका हुआ हूं और मुझे विश्राम चाहिए। विश्राम, विश्राम। सौभाग्य से वैन हेल्सिंग ने मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए मुझे अपनी नींद त्यागनी नहीं पड़ेगी। आज रात तो मैं उसके बिना काम भी नहीं चला सकता। टेलीग्राम, वैन हेल्सिंग, एंटवर्प से सीवार्ड के नाम कारफैक्स। काउंटी का नाम न दिए जाने के कारण ससेक्स के कारफैक्स भेजा गया।
और 22 घंटे की देरी से पहुंचा। 17 सितंबर, आज रात हिलिंघैम अवश्य पहुंचना। यदि हर समय पहरा न दे सको तो बार बार जाओ और देखो कि फूल ठीक उसी प्रकार रखे हों। अत्यंत महत्वपूर्ण, चूकना मत। आगमन के बाद यथाशीघ्र तुम्हारे पास पहुंचूंगा। डॉक्टर सीवार्ड की डायरी। 18 सितंबर, अभी अभी ट्रेन से लंदन पहुंचा हूं। वैन हेल्सिंग का टेलीग्राम पाकर मैं व्याकुल हो उठा। पूरी एक रात व्यर्थ चली गई और मुझे कटु अनुभव से पता है कि एक रात में क्या क्या हो सकता है। निस्संदेह ये संभव है कि सब कुछ ठीक हो, पर क्या हो चुका होगा? अवश्य ही कोई भयानक अनिष्ट हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तभी तो हर संभव दुर्घटना हमारे हर प्रयास में बाधा डाल रही है। मैं ये सिलेंडर अपने साथ ले जाऊंगा ताकि लूसी के फोनोग्राफ पर अपनी प्रविष्टि पूरी कर सकूं। लूसी वेस्टेनरा द्वारा छोड़ा गया स्मरण पत्र। 17 सितंबर, रात्रि। मैं ये लिखकर छोड़ रही हूं ताकि किसी भी प्रकार से मेरे कारण किसी को कोई परेशानी न हो। आज रात जो कुछ हुआ उसका ये ठीक ठीक विवरण है। मुझे लगता है कि मैं दुर्बलता से मर रही हूं और लिखने की शक्ति भी मुश्किल से बची है। पर यदि लिखते लिखते मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी ये किया जाना आवश्यक है। मैं सामान्य रूप से सोने गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि फूल उसी प्रकार रखे गए हों जैसा डॉ वैन हेल्सिंग ने निर्देश दिया था, और शीघ्र ही सो गई। खिड़की पर फड़फड़ाहट की आवाज से मेरी नींद खुली। ये वही फड़फड़ाहट थी जो व्हिटबी की चट्टान पर नींद में चलने की घटना के बाद से शुरू हुई थी, जब मीना ने मुझे बचाया था और जिसे अब मैं भली भांति पहचानती हूं। मैं डरी नहीं, पर इच्छा अवश्य हुई कि डॉक्टर सीवार्ड पास वाले कमरे में होते, जैसा डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने कहा था, ताकि मैं उन्हें बुला सकती। मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। तब फिर से नींद का वही पुराना भय मुझ पर छा गया और मैंने जागते रहने का निश्चय किया। विचित्र बात यह थी कि जब मैं नहीं चाहती थी, तभी नींद आने का प्रयत्न करने लगी। अकेले होने के भय से मैंने दरवाजा खोला और पुकारा, क्या वहां कोई है? कोई उत्तर नहीं मिला। मैं मां को जगाने से डरती थी, इसलिए फिर दरवाजा बंद कर लिया। तभी बाहर झाड़ियों में कुत्ते जैसी, पर उससे अधिक भयंकर और गहरी हुआ की आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की पर गई और बाहर देखा, पर कुछ नहीं दिखा सिवाय एक बड़े चमगादड़ के, जो स्पष्टतः अपने पंखों से शीशे पर टकरा रहा था। मैं फिर बिस्तर पर लौट आई, पर सोने का इरादा नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मां ने भीतर झांका। मुझे हिलते देख समझ गई कि मैं सोई नहीं हूं, तो भीतर आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने मुझसे पहले से भी अधिक मधुर और कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी, प्रिय, इसलिए देखने आई कि तुम ठीक हो। मुझे भय हुआ कि वहां बैठने से उन्हें ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने उनसे मेरे साथ आकर सोने को कहा। वे बिस्तर पर आकर मेरे पास लेट गई। उन्होंने अपना गाउन नहीं उतारा, क्योंकि कहा कि थोड़ी देर रुककर अपने कमरे में लौट जाएंगी। जब वे मेरी बाहों में थी और मैं उनकी बाहों में, तभी फिर से खिड़की पर फड़फड़ाहट और टकराहट हुई। वे चौंक गई और कुछ भयभीत होकर बोली, ये क्या है? मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और अंततः सफल हुई और वे शांत लेट गई, पर मैं उनके प्रिय हृदय की तेज धड़कन सुन सकती थी। थोड़ी देर बाद फिर झाड़ियों से हुआ की आवाज आई और उसके तुरंत बाद खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ और टूटे हुए कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। हवा के झोंके से पर्दा पीछे उड़ गया और टूटे शीशों के बीच के खाली स्थान में एक विशाल, दुबले पतले धूसर भेड़िए का सिर दिखाई दिया। मां भय से चिल्लाई और बैठने की कोशिश में घबराकर किसी सहारे को पकड़ने लगी। उन्होंने अन्य चीजों के साथ वो फूलों की माला भी पकड़ ली, जिसे डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने मेरे गले में पहनने पर जोर दिया था, और उसे मुझसे खींचकर अलग कर दिया। कुछ क्षण वे बैठी रही, भेड़िए की ओर इशारा करती हुई, और उनके गले से एक विचित्र और भयानक गरगराहट की ध्वनि निकली। फिर वे ऐसे गिर पड़ी मानो बिजली गिर गई हो
और उनका सिर मेरे माथे से टकराया, जिससे मैं कुछ क्षणों के लिए चक्कर खा गई। कमरा और उसके चारों ओर सब कुछ घूमता सा प्रतीत हुआ। मैंने अपनी दृष्टि खिड़की पर टिकाए रखी, पर भेड़िए ने अपना सिर पीछे खींच लिया और टूटे हुए शीशों से असंख्य छोटे छोटे कण भीतर आते हुए प्रतीत हुए, जो घूमते और चक्कर लगाते हुए वैसे ही लग रहे थे जैसे रेगिस्तान में सिमुम के समय यात्रियों द्वारा वर्णित धूल का स्तंभ। मैंने हिलने की कोशिश की, पर मानो मुझ पर कोई जादू था, और प्रिय मां का निष्प्राण शरीर, जो अब ठंडा होता जा रहा था क्योंकि उनका प्रिय हृदय धड़कना बंद कर चुका था, मुझ पर भारी पड़ा था। और फिर कुछ समय तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। समय लंबा नहीं लगा, पर बहुत बहुत भयानक लगा, जब तक कि मुझे फिर से होश नहीं आया। कहीं पास ही कोई मृत्यु घंटी बज रही थी। आसपास के सारे कुत्ते हुआ हुआ कर रहे थे, और हमारी झाड़ियों में, मानो बिल्कुल बाहर ही, एक बुलबुल गा रही थी। मैं दर्द, आतंक और कमजोरी से स्तब्ध और सुन्न थी, पर उस बुलबुल की आवाज मुझे अपनी मृत मां की आवाज जैसी लगी, जो लौटकर मुझे सांत्वना देने आई हो। उन आवाजों ने दासियों को भी जगा दिया होगा, क्योंकि मैं उनके नंगे पैरों की आहट अपने दरवाजे के बाहर सुन सकती थी। मैंने उन्हें पुकारा और वे भीतर आई, और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है और क्या चीज मेरे ऊपर बिस्तर पर पड़ी है, तो वे चीख उठीं। टूटी हुई खिड़की से हवा अंदर आ गई और दरवाजा जोर से बंद हो गया। उन्होंने मेरी प्रिय मां के शरीर को हटाकर एक चादर से ढककर बिस्तर पर लिटा दिया। जब मैं उठ चुकी थी, वे सब इतनी डरी और घबराई हुई थी कि मैंने उन्हें भोजन कक्ष में जाकर एक एक गिलास शराब पीने को कहा। दरवाजा एक पल के लिए खुला और फिर बंद हो गया। दासियां चीखी और फिर सबकी सब एक साथ भोजन कक्ष में चली गई, और मैंने जो फूल मेरे पास थे वे अपनी प्रिय मां के वक्ष पर रख दिए। जब वे वहां थी, मुझे याद आया कि डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने मुझसे क्या कहा था, पर मैं उन्हें हटाना नहीं चाहती थी। और फिर अब कुछ नौकर मेरे साथ जागने के लिए होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि दासियां वापस नहीं आई। मैंने उन्हें पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए भोजन कक्ष में गई। मेरा हृदय बैठ गया जब मैंने देखा कि क्या हुआ था। वे चारों फर्श पर असहाय पड़ी थी, भारी सांसें ले रही थी। शेरी की सुराही मेज पर आधी भरी हुई थी, पर उसके चारों ओर एक अजीब तीखी गंध थी। मुझे संदेह हुआ और मैंने सुराही को परखा। उसमें लाउडेनम की गंध थी, और साइड बोर्ड पर देखकर मुझे वो बोतल खाली मिली जिसे मां के डॉक्टर उनके लिए प्रयोग करते थे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं फिर मां के कमरे में आ गई हूं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, और मैं अकेली हूं, सिवाय सोते हुए नौकरों के, जिन्हें किसी ने नशीला पदार्थ दे दिया है। मृत देह के साथ अकेली मैं बाहर जाने का साहस नहीं करती, क्योंकि टूटी खिड़की से भेड़िए की धीमी हुआ सुनाई दे रही है। हवा मानो कणों से भरी हुई है, जो खिड़की से आती हवा में तैरते और घूमते प्रतीत होते हैं, और दीपक नीली और मंद लौ से जल रहे हैं। मैं क्या करूं? ईश्वर मुझे इस रात किसी अनिष्ट से बचाए। मैं इस कागज को अपने वक्ष में छिपा लूंगी, जहां वे इसे तब पाएंगे जब वे मुझे अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने आएंगे। मेरी प्रिय मां चली गई, अब समय है कि मैं भी चली जाऊं। अलविदा, प्रिय आर्थर। यदि मैं इस रात जीवित न रह सकूं, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, प्रिय, और ईश्वर मेरी सहायता करे। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।